देखिए आपका SC/ST एक्ट में सेक्शन 4 तक बताया गया था, जिसमें मेंस के लिए आपको बताया गया था कि सेक्शन 3 महत्वपूर्ण है और सेक्शन 4 महत्वपूर्ण है। इसके बाद आइए देखा जाए SC/ST एक्ट का सेक्शन 5, यानी कि सेक्शन 5 क्या कहता है ये हमें देखना है। जहाँ तक सेक्शन 5 की बात है, सेक्शन 5 पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड की व्यवस्था करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन किया जाता है किसी व्यक्ति को और SC/ST एक्ट के तहत, तो दंड की मात्रा बढ़ेगी, यानी कि दंड की मात्रा बढ़ेगी। और वह जो दंड की मात्रा होगी, आपका कह सकते हैं कि अब यानी कि दूसरी या तीसरी या चौथी इत्यादि बार इस कानून के तहत अपराध करने वालों के लिए दंड की मात्रा में बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है। और अब दंड की मात्रा कम से कम 1 वर्ष होगी और अधिकतम उस अपराध के लिए वर्णित दंड तक हो सकेगी। ये MPADPO प्री में पूछा जा सकता है। आइए सेक्शन 6 देखा जाए। सेक्शन 6 आपका बताता है कि भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना, यानी कि धारा 6 ये बताती है कि IPC के कुछ प्रावधान SC/ST एक्ट में भी अप्लाई होंगे। यानी कि भारतीय दंड संहिता के इंडियन पेनल कोड के कुछ प्रावधान आपका SC/ST एक्ट में भी लागू होंगे। यानी कि जब भी SC/ST एक्ट पढ़ा जाए, IPC के इन प्रावधानों को भी ध्यान में रखना है। तो आखिर IPC के कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो SC/ST एक्ट के तहत अप्लाई होंगे, उन्हीं प्रावधानों को हमें देखना है। और MPADPO प्री में वे अध्याय या वे धाराएं पूछी जा सकती हैं। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं और इसको डिटेल में भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान किया गया है। देखिए एक एक करके आपका ये बताया जा रहा है कि इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए IPC की धारा 34, यानी कि IPC की पहली धारा मिली 34, यानी कि IPC की कौन सी धारा 34, IPC का अध्याय 3, यानी कि चैप्टर नंबर 3 ये अप्लाई होगा। फिर अध्याय 4, यानी कि अध्याय आपका 4 अप्लाई होगा। फिर आपका कहा गया है कि IPC का अध्याय 5 अप्लाई होगा। फिर आपका कहा गया है कि IPC का अध्याय 5A अप्लाई होगा। फिर आपका कहा गया है कि IPC की धारा 149 अप्लाई होगी। और फिर कहा गया है कि IPC का अध्याय 23 अप्लाई होगा। यानी कि IPC के कुछ प्रावधान इस कानून के तहत लागू होंगे। अब कौन कौन से प्रावधान हैं IPC के, उनको आपका एक एक करके समझा दिया जाए। देखिए पहला प्रावधान है IPC की धारा 34। IPC की धारा 34 का मतलब ये हुआ
कॉमन इंटेंशन या सामान्य आशय। सामान्य आशय को अग्रसर करने में एक से अधिक व्यक्तियों ने सहयोग किया है तो सभी व्यक्ति समान रूप से जिम्मेदार होंगे और इस धारा में ज्वाइंट लाइबिलिटी का सिद्धांत भी प्रतिपादित समाहित है। पूछा भी गया था यूपी आपका जे यूपी में पूछा भी गया था आर बनाम क्रूज के मामले में, यानी कि आर वर्सेज क्रूज के मामले में सर्वप्रथम वैकेरियस प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया, नहीं ज्वाइंट लाइबिलिटी या संयुक्त दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि SC/ST एक्ट के तहत जितने भी अपराध हैं, अभियोजन यह दिखा सकता है कि हजूर दो या दो से अधिक व्यक्ति पूर्व निर्धारित योजना बनाकर ये SC/ST के प्रति इस कानून के तहत अपराध किए हैं, पूर्व निर्धारित योजना। तो 34 जब लग जाती हैं तो जितने लोग योजना में शामिल होंगे सभी लोग समान दंड से दंडनीय होंगे। यानी कि आपका बहुत एक क्वेश्चन निश्चित बनता है 34 पर। अगला देखा जाए IPC का अध्याय 3, यानी कि IPC का चैप्टर 3 भी SC/ST एक्ट के तहत अप्लाई होगा। तो IPC के अध्याय 3 में दंडों के विषय में प्रावधान किया गया है। धारा 53 से लेकर 75। इसका मतलब ये हुआ कि IPC के अध्याय 3 के जो भी दंड के प्रावधान दिए गए हैं जब तक वह SC/ST एक्ट के विपरीत न हो इस कानून में भी अप्लाई होंगे। जैसे कि आपका जुर्माना न देने पर कितना कारावास मिलेगा, कौन दंड दिया जा सकता है इत्यादि। ये आपका फिर आपका कहा गया है कि IPC का अध्याय 4 भी अप्लाई होगा। इसका मतलब और अच्छे से समझना है, यदि कोई व्यक्ति SC या ST के प्रति अपराध किया है और वह अपराध इस कानून के तहत आता है तो जो एक्यूज्ड हैं या अभियुक्त हैं अपना बचाव ले सकता है। IPC की धारा 76 से लेकर 106 तक का बचाव ले सकता है। यानी कि SC/ST एक्ट में भी IPC के अध्याय 4 के तहत जो भी बचाव उपलब्ध हैं आपका SC/ST एक्ट में भी वे बचाव उपलब्ध होंगे। ये स्पष्ट रूप से हम नहीं बता रहे हैं, कौन सा सेक्शन बता रहा है 6। अगला देखिए IPC का अध्याय 5। IPC का अध्याय 5 107 सेक्शन से लेकर 120 यानी कि 120 तक हैं और इसमें एबेटमेंट या दुष्प्रेरण के बारे में है और ये दुष्प्रेरण का चैप्टर भी SC/ST एक्ट के तहत अप्लाई करेगा। इसके बाद अध्याय 5A आता है। अध्याय 5A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में है, अर्थात आपराधिक षड्यंत्र के बारे में है। धारा 120A से लेकर 120B तक, यानी कि 120A से लेकर 120B तक है और SC/ST एक्ट में ये चैप्टर भी अप्लाई होगा। फिर अगली धारा है आपका 149। 149 का मतलब कि सामान्य उद्देश्य के यानी कि कॉमन ऑब्जेक्ट के अनुसरण में किया गया कार्य। तो अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों ने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य किया है
तो सभी व्यक्ति समान रूप से उत्तरदायी होंगे, लायबिल होंगे। और ये बात 149 में है और ये SC ST एक्ट में भी ये बात अप्लाई करेगी। इसके बाद आ जाइए, आपका अंतिम है IPC का अध्याय आपका है 23, यानी कि IPC का लास्ट अध्याय है। इस लास्ट अध्याय में केवल एक सेक्शन है 511, यानी कि IPC की धारा 511 भी लागू होगी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति SC ST एक्ट के तहत किसी अपराध का प्रयत्न करता है तो ऐसी दशा में वह दंड के लिए जो शासित होगा 511 IPC से शासित होगा और दंड की मात्रा आधे से अधिक नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए SC ST एक्ट में अधिकतम 5 साल का दंड है किसी अपराध के लिए और कोई व्यक्ति अपराध नहीं किया किंतु केवल उसका अटेम्प्ट किया, प्रयत्न किया, प्रयास किया, तो ऐसी दशा में जो अधिकतम सज़ा दी जा सकती है वह कितना हो सकती है, तो 5 से 11 अप्लाई करेगा और वह सज़ा आधे से अधिक नहीं होगी। ये याद रखिए। देखिए MPA DPO का भी मॉडल यहाँ बना दिया जाए। MPA DPO में ये आ सकता है कि IPC का निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय SC ST एक्ट में लागू होता है या लागू नहीं होता, या सेक्शन वाइज पूछ लेगा तो भाई रट कर जाइए। फिर एक बार बताया जाए कौन कौन लागू होंगे सेक्शन या अध्याय, तो सेक्शन 2 लिखे गए हैं कौन कौन, 34 और 149। अध्याय याद रखिएगा, अध्याय 3 अप्लाई करेगा, 4 अप्लाई करेगा, 5 करेगा, 5A करेगा और अध्याय 23। आइए आपका धारा 7 देखा जाए, सेक्शन 7। कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समपहरण। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी टिप्पणी में बिहार में मेंस में भी आ सकता है कि क्या न्यायालय किसी अभियुक्त को इस कानून के तहत, यानी कि SC ST एक्ट के तहत दोष सिद्ध करते समय ऐसे अभियुक्त की संपत्ति को जब्त करने या फॉर फ्यूचर करने या समपहरण करने का आदेश दे सकता है, तो आपका जवाब रहेगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 7 में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति के समापहरण यानी कि फॉर फ्यूचर या जब्ती का आदेश दे सकता है। टिप्पणी के लिए तैयार रखना है, भूमिका केवल एक लाइन बांधना है और उसके बाद आपका बेयर एक्ट को कवर करना है। देखिए क्या कहता है बेयर एक्ट। जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन, यानी कि अध्याय 2 चल रहा है, इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, कन्विक्ट किया गया है, वहाँ विशेष न्यायालय कोई दंड देने के अतिरिक्त लिखित रूप में आदेश द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की कोई संपत्ति चाहे अचल हो या चल हो या दोनों, जिसका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है, सरकार को
प्रहित हो जाएगी, सरकार के पक्ष में जब्त हो जाएगी। देखिए क्या कहा गया है, अर्थात अध्याय 2 के तहत अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय दोष सिद्ध ठहराता है तो ऐसी दशा में विशेष न्यायालय कोई दंडादेश देने के अतिरिक्त अगर उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति की चल या अचल या दोनों संपत्तियों को समर्पित करने का आदेश दे सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसी प्रॉपर्टी को आपका समर्पित किया जाएगा, तो ऐसी प्रॉपर्टी को जिसका प्रयोग उस अपराध को करने में किया गया है। जैसे कि वाहन से गया था, अपराध किया तो वाहन जब्त हो सकता है, या साइकिल से गया था तो साइकिल जब्त हो सकती है इत्यादि। सतर्क रहना किस प्रॉपर्टी को जिस प्रॉपर्टी का प्रयोग अपराध करने में किया गया है। खंड 2 देखिए, जहाँ कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, वहाँ उसका विचारण करने वाला विशेष न्यायालय ऐसा आदेश करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसकी सभी या कोई संपत्ति चल या अचल या दोनों ऐसे विचारण की अवधि के दौरान कुर्क हो जाएगी, और जहाँ ऐसे विचारण का परिणाम दोष सिद्धि है, वहाँ इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति उस सीमा तक समपहरण के दायित्वाधीन होगी जहाँ तक वह इस अध्याय के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने की वसूली के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। ध्यान में रखना है आपको, जो आपका पहला पॉइंट था वो ये था कि जब किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध कर दिया गया है, तो दोष सिद्धि के पश्चात उसकी चल या अचल या दोनों ऐसी संपत्ति जो उसने अपराध करने में प्रयोग की हो वह जब्त की जाती थी, और वह जब्ती किसके फेवर में होती थी? स्टेट गवर्नमेंट के। दूसरा क्लास थोड़ा भिन्न है। दूसरा क्लास जो है ये निर्णय के पूर्व का मामला है, यानी कि जब कोई विशेष न्यायालय इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का विचारण कर रहा हो तो ट्रायल के दौरान, याद रखना है किस स्टेज में, ट्रायल के दौरान ऐसे अभियुक्त की चल या अचल संपत्ति को जब्त कर सकता है, और जब ट्रायल समाप्त हो अभियुक्त दोष सिद्ध ठहराया जाए तो ऐसी दशा में भाई जो कुर्क की गई चल या अचल संपत्ति है उस सीमा तक जब्त रहेगी जिस सीमा तक उससे जुर्माना वसूला जा सके, अगर जुर्माना न्यायालय ने लगाया है। तो इस प्रकार आपका सेक्शन 7 भी समाप्त हो गया। सेक्शन 8 आपका एक लाइन जानना है, अपराधों के बारे में उपधारणा, यानी कि आपका कुछ अपराध किए जाने का प्रिजम्पशन कर लिया जाएगा, और सेक्शन 9 शक्तियों का प्रदान किया जाना, तो ये भी आपका कम क्वेश्चन आता है। अब आइए अध्याय 3 निष्कासन। पहले अध्याय 3 को देखा जाए और तब आपका और चीजें बताई जाएंगी। देखिए, हेलो हेलो हेलो, पहले अध्याय 3 को देखा जाए और तब आपका अन्य बातें बताई जाएंगी। देखिए अध्याय 3 में क्या है, पहले इसकी भूमिका समझिए। यहाँ से आपका
प्री में भी क्वेश्चन बनता है और आपका मेंस में भी, यानी कि बिहार एपीओ मेंस में भी क्वेश्चन बनने की संभावना है अध्याय 3 से, और आपका प्री में भी क्वेश्चन बनने की संभावना है एमपी एडीपीओ में अध्याय 3 की। पहले कुछ विशेषता देखी जाए और तब अध्याय 3 आपका शुरू किया जाए। जहाँ तक एससी एसटी के अध्याय 3 की बात है, अध्याय 3 सेक्शन आपका 10 से लेकर 13 तक है, यानी कि धारा 10 से लेकर 13 तक में अध्याय 3 दिया गया है और यह निष्कासन से संबंधित है, अर्थात क्षेत्र से बाहर करना, अर्थात तड़ी पार करना, अर्थात क्षेत्र बदर करना। इसको कहते हैं तड़ी पार, याद रखिएगा। तड़ी पार या क्षेत्र से बाहर कर देना या एरिया से बाहर कर देना। अब एरिया से बाहर किया जाता है तो ऐसी दशा में चैप्टर 3 अप्लाई करेगा। देखिए इसमें प्रावधान क्या है। यदि किसी व्यक्ति से ये संभावना है कि वह एससी या एसटी के प्रति कोई अत्याचार का अपराध कर सकता है। देखिए उद्देश्य इसका बताना था, उद्देश्य अभी हम बता रहे हैं इस चैप्टर का। फिर एक बार देखिए, यदि किसी व्यक्ति से जो एससी एसटी का सदस्य नहीं है, इस बात की संभावना है कि वह एससी एसटी के प्रति अध्याय 2 के तहत दिया गया कोई अपराध कर सकता है, यानी कि अभी किया नहीं बल्कि केवल क्या है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो ऐसी दशा में न्यायालय आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को उस क्षेत्र से बाहर किए जाने का आदेश देगा और ऐसा आदेश अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए दिया जा सकता है। तो एमपी एडीपीओ प्री में भी महत्वपूर्ण है। तड़ी पार का या निष्कासन का आदेश आपका कि अधिकतम कितने दिनों तक के लिए दिया जा सकता है, तो आपका क्या जवाब रहेगा, 3 वर्ष के लिए। याद रखिए, पहली आपका याद रखिएगा कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। जिस व्यक्ति को ऐसा आदेश दिया गया है, अब उसका कर्तव्य होगा कि आदेश में दिए गए समय के अंदर उस क्षेत्र को छोड़कर वह उस क्षेत्र से बाहर चला जाए। अगर ऐसा व्यक्ति उस क्षेत्र को छोड़कर समय अवधि के अंदर बाहर नहीं जाता तो बल का प्रयोग करके उसे बाहर फेंक दिया जाएगा, यानी कि क्षेत्र से बाहर पहुंचा दिया जाएगा। जब ऐसे व्यक्ति को बाहर किया जाता है तो पुलिस द्वारा उसका नाम, पता, माप और फोटो ली जाएगी और अगर जितने समय के लिए वह बाहर किया गया है उस समय के अंदर ही अगर वह उस एरिया में आ जाता है तो ये अपराध होगा और वह दंड का भागी होगा। इस अध्याय का उद्देश्य ये है कि उद्देश्य जरूर लिखिएगा शुरुआती दौर में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से परहेज बेहतर होता है। फिर उद्देश्य देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से परहेज बेहतर होता है। अर्थात इस अध्याय का मुख्य एम यही है कि कोई व्यक्ति
अगर संभावना है कि वह SC/ST के प्रति अत्याचार का अपराध कर सकता है, तो अपराध करने के पहले ही उसे उस एरिया से बाहर पहुंचा दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, ताकि न बांस रहेगी और न बांसुरी बजेगी। अर्थात न तो वह व्यक्ति उस क्षेत्र में रहेगा और न ही अत्याचार का अपराध करेगा। तो याद रखिएगा, फिर एक बार बता दें, इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से परहेज क्या होता है, बेहतर होता है। अब इस अध्याय में चूंकि सेक्शन 10 से लेकर 13 तक प्रावधान किया गया है, तो क्वेश्चन का मॉडल जैसा मेंस में पूछे उतना ही लिखना है। केवल अगर निष्कासन की बात पूछे तो सेक्शन 10 में है। आपका निष्कासन की पूरी प्रक्रिया पूछे तब तो धारा 10 से लेकर कहाँ तक लिखना पड़ेगा, 13 तक। तो आइए आपका एक एक करके देखा जाए। धारा 10 से लेकर 13 तक में आइए सेक्शन 10 देखा जाए। सामान्य बातें आपका बता दी गई। देखिए आपका, हाँ, धारा 10 की पूरक धारा 13 है, क्योंकि धारा 10 के तहत आदेश का पालन न करना किस सेक्शन के तहत दंडनीय है, 13 के तहत। और ऐसी दशा में अभियुक्त को जो सजा दी जाएगी वह, अभियुक्त नहीं, ऐसे व्यक्ति को जो सजा दी जाएगी वह 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। तो आइए सेक्शन 10 से शुरू किया जाए। देखिए आपका क्या बातें बताई गई हैं। देखिए भाई, निष्कासन धारा 10, अच्छे से इसको तैयार रखिए। ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। देखिए पहला क्लास क्या कहता है, जहां विशेष न्यायालय को, यानी कि निष्कासन का आदेश पुलिस नहीं दे सकती, तो दे कौन सकता है, विशेष न्यायालय। जहां विशेष न्यायालय को परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर, यानी कि आपका न्यायालय में क्या होना चाहिए, या तो कोई व्यक्ति क्या किया है, कंप्लेंट किया है, या पुलिस ने क्या भेजी है, रिपोर्ट। या तो कोई व्यक्ति परिवाद किया हो या विशेष न्यायालय को पुलिस ने रिपोर्ट भेजी है। क्या रिपोर्ट भेज, रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाता है। समाधान का मतलब सेटिफिकेशन, सेटिफिकेशन माने कि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि संभाव्यता है। संभाव्यता है मतलब कि इस बात की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि कोई व्यक्ति का मतलब जो SC/ST से भिन्न सदस्य हो, कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 244 या धारा 21 की उपधारा 2 के खंड 7 के उपबंधों के अधीन पहचान किए गए किसी क्षेत्र में यथा निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों या जनजातीय क्षेत्रों में सम्मिलित किसी क्षेत्र में, यानी कि कुल मिलाकर आपका जो अनुसूचित क्षेत्र है या जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में, इतना बताने का मतलब ये हुआ, में सम्मिलित किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन, यानी कि धारा 3 से लेकर धारा 9 तक में आने वाले अपराधों के अधीन कोई अपराध करेगा, अभी किया नहीं है, इस बात की न्यायालय संतुष्ट हो गया कि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध क्या करेगा मतलब कि इस बात की संभावना है, अभी किया नहीं है, करेगा,
वहाँ वह लिखित आदेश द्वारा यानी कि वहाँ न्यायालय लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे क्षेत्र की सीमाओं से परे, ऐसे क्षेत्र की सीमाओं से परे मतलब कि उस क्षेत्र से क्या परे मतलब क्या बाहर, बाहर ऐसे मार्ग से होकर और इतने समय के भीतर मार्ग भी बताया जाएगा आदेश में और वह समय बताया जाएगा इतने समय के भीतर हट जाए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए। यानी कि लिखित आदेश विशेष न्यायालय देगा और समय बताएगा, इसके बाद मार्ग भी बता देगा और ये कहेगा कि इतने समय के अंदर इस मार्ग से आप क्या करिए, इस क्षेत्र से परे चले जाइए, दूर चले जाइए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए। और 3 वर्ष, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कितने साल, 3 साल, और 3 वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए उस क्षेत्र में जिससे हट जाने का उसे निर्देश दिया गया था वापस न लौटे। यानी कि न्यायालय अधिकतम 3 साल तक के लिए ऐसा आदेश दे सकता है और आदेशित कर सकता है कि 3 साल के लिए अधिकतम हट जाओ या उससे कम जो भी आदेश में लिखा जाएगा और इस समय में इस एरिया में वापस आना कि न आना, तो वापस न आना। इसी को निष्कासन का आदेश कहा जाता है। खंड 2 देखिए, विशेष न्यायालय उपधारा 1 के अधीन आदेश के साथ उस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति को वे आधार संसूचित करेगा जिन पर वह आदेश दिया गया है, यानी कि प्राकृतिक न्याय का पालन किया जाएगा और जो रीजन डिसीजन या तर्कानुमोद्य आदेश या आदेश के पीछे क्या आधार है उस व्यक्ति को बता दिया जाएगा। आधार मतलब कि आपके विरुद्ध सूचना मिली है, ये बयान दिया है लोगों ने, जो भी हो। तीसरा क्लाज आपका ये भी महत्वपूर्ण है, जिस व्यक्ति को आदेश दिया गया है वह इस आदेश को चैलेंज कर सकता है। इस आदेश को रद्द किया जाए तो चैलेंज किस खंड के तहत कर सकता है, तो कौन सा खंड है, 3 देखिए, विशेष न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया है या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर किए गए अभ्यावेदन पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उपधारा 1 के अधीन किए गए आदेश को प्रतिसंहृत या रद्द कर सकेगा या उपांतरित या मॉडिफाई कर सकेगा। मॉडिफाई मतलब समय कम करना। यहाँ सतर्क रहना है कि आदेश से व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई व्यक्ति आदेश की तारीख के कितने दिन के अंदर अभ्यावेदन दे सकेगा, 30 दिन। कितने दिन के अंदर, 30 दिन। अभ्यावेदन कहाँ दिया जाएगा, तो उस न्यायालय में दिया जाएगा जिस न्यायालय ने निष्कासन का आदेश दिया था। ये भी सतर्क रहना है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट न चले जाइए। ऐसे अभ्यावेदन पर ऐसा न्यायालय क्या कर सकता है, तो या तो आदेश को रद्द कर सकता है या आदेश को मॉडिफाई कर सकता है। ये आपका मॉडिफाई यानी कि 3 साल के लिए समय है तो 2 साल कर दे, 2 साल के लिए है तो 1 साल कर दे, 6 माह कर दे, उपांतरित कहा जाता है, मॉडिफाई। इस प्रकार आपका सेक्शन 10 भी समाप्त हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू के लिए भी